हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। चलिए, तो क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। उससे पहले ना मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ बेसिक एग्जांपल करा दूं। पिछली क्लास के अंदर हमने ना सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, इस तरीके से कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल समझा था। उसके पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे एग्जांपल में ये समझाने जा रहा हूं कि जो हमारा सब्सक्राइब, इशू, ऑथराइज कैपिटल होता है उसको हम बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहां पर बैलेंस शीट अब आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं आएगी। जैसे यहां पर पहले हमने सीखा था लायबिलिटी इधर, एसेट इधर, अब लायबिलिटी ऊपर, एसेट नीचे होगी। तो बैलेंस शीट जो होती है हमारी वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से नहीं बनेगी। तो लायबिलिटी ऊपर होगी और एसेट नीचे होगी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है, पर वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। जो हमारा बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट वाला फॉर्मेट है, वो हम अपने दूसरे चैप्टर में सीखेंगे डिटेल में। बस अभी के लिए हमें क्या देखना है, अभी के लिए हमें देखना है छोटी सी बातें कि कैसे हम अपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं ऑथराइज्ड इशू, और कैसे करते हैं हम प्रेजेंट, किस तरीके से करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल, क्लास नंबर 5 हेडिंग डाल दीजिए आज। बेसिक एग्जांपल 1। दो एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए। एबीसी लिमिटेड लिखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपको नहीं मिलेगा, साथ साथ लिखेंगे। इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 10 लाख की कैपिटल कैसे डिवाइड करा है? 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच। नहीं, 100 क्यों, 10 रुपए ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर, इसे टू 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक। पब्लिक में इसने टू कर दिया फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर। द डायरेक्टर कॉल्ड रुपीज 10 रुपए पर शेयर विच वाज रिसीव्ड लिख दिया है, विच वाज रिसीव्ड। हाउ विल शेयर कैपिटल shown in the balance sheet of ABC Limited? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं एक ही कराऊंगा, बहुत है, क्योंकि अभी कराने का मेरा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि चीज आपको समझ में उतनी आएगी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, सारी कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एबीसी लिमिटेड ने जब अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, रजिस्टर किया, तो कंपनी की कैपिटल मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख की कैपिटल को इन्होंने इस तरीके से बांटा कि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले हो गए, होगी 10 लाख की कैपिटल।
अब मार्केट में इन्होंने क्या करा, इशू करे 75,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को। तो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकते थे, पर इन्होंने 1 लाख नहीं करे, इन्होंने सिर्फ 75,000 इक्विटी शेयर ही इशू करे। अब जब 75,000 मार्केट में इशू करे, पब्लिक को इशू करे, और पब्लिक से कहा कि खरीदो हमारे शेयर, हमें अप्लाई करो कि कौन कौन हमारे शेयर खरीदना चाहता है, तो 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा होगा कि मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 2,000 चाहिए, मुझे 1,000 चाहिए, ऐसे ऐसे करके टोटल मिलाकर जब देखा तो 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गई कि हाँ 70,000 शेयर बिकने को रेडी है। तो 75,000 शेयर इशू करे थे, पर एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 70,000 की, मतलब 5,000 शेयर के लिए कोई भी अप्लाई नहीं करा, किसी ने भी, कोई खरीदने को रेडी नहीं है। ठीक है, तो 70,000 शेयर अप्लाई हो गए, तो 70,000 शेयर बेच देंगे हम, तो हमारे पास पैसा कितना आएगा, 70,000 रुपीज 10 रुपए के हिसाब से। लास्ट में लिखा हुआ है डायरेक्टर ने पूरा का पूरा पैसा मंगाया और पूरा का पूरा रिसीव भी हो गया। मतलब डायरेक्टर ने पूरी कॉल्ड अप मनी होता है ना, और पेड अप मनी होता है, तो कॉल्ड अप मनी भी 10 रुपए के हिसाब से मंगा दी और पेड अप मनी भी 10 रुपए के हिसाब से, मतलब कोई भी अभी बकाया नहीं है किसी भी शेयर होल्डर की तरफ से, पूरा पैसा आ चुका है। तो आप एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, सबसे लिखेंगे एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। अब समझिए पहले तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी है उस हिसाब से हम बैलेंस शीट में उतनी ही इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में एसेट बराबर लायबिलिटी होती है, पता है ना आपको, पर यहां पर एसेट बराबर लायबिलिटी नहीं कर सकता मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को इंफॉर्मेशन पूरी गिवन नहीं है। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वही इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट में डाल रहे हैं। एसेट बराबर लायबिलिटी मत देखना, जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी उतना ही पुट करेंगे, बस ये मतलब हुआ एक्सट्रैक्ट का। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका है आपके पास वर्टिकल फॉर्मेट में, ऐसे नहीं बनेगा, लायबिलिटी एसेट ऐसे नहीं बनेगा। अब वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती है, मतलब इस तरीके से अमाउंट नीचे चलेंगे, ऊपर बैलेंस शीट एसेट, ऊपर लायबिलिटी होगी, नीचे एसेट होगी। अब देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल्स होते हैं, कंपनीज एक्ट के ना लास्ट में शेड्यूल्स है बहुत सारे। उस शेड्यूल का 3rd नंबर वाला जो शेड्यूल है ना, उसने बताया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अपनी बुक में भी दे रखा है, ठीक है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अपनी बुक में भी दे रखा है। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, बनाने का तरीका क्या है, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं तो अभी के लिए छोटी डिटेल ही पुट करूंगा, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही डाल रहा हूं। अब पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर आता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है जी। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, डिटेल, और अमाउंट का मतलब अमाउंट नंबर पुट करना है। पहला आपका एक पार्ट बनता है, 2 पार्ट पे बैलेंस शीट बढ़ती है इसमें, वर्टिकल बैलेंस शीट शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट 2 पार्ट में बढ़ती है, एक होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक होती है एसेट्स। तो यहां पर पहला जो पार्ट होता है बैलेंस शीट का वो इक्विटी एंड लायबिलिटी का होता है, तो यहां पर हेड डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सब हेडिंग होती है, हमारे लिए जो काम की हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड, तो यहां पर आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। यह आने के बाद शेयर होल्डर फंड के अंदर हमें देखा, शेयर होल्डर फंड का मतलब है वो पैसा जो हमें शेयर के तौर पे मिला है। तो अब बताओ हमें कितना पैसा मिला है, हमें जो पैसा मिला है वो 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हुई थी, और पूरा का पूरा 70,000 हमारे से मंगा लिया। तो हमें जो पैसा मिला है वो 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से मिला है ना, यही तो पैसा मिला है। 75,000 बेचने को तैयार थे, पर हमें मिला कितना, 70,000 इक्विटी शेयर मिले। 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया जी, 7 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया जी, 7 लाख। जो पैसा हमें शेयर के तौर पे मिला होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, समझिए ना, आप समझिए, खुद समझिए। किसी पब्लिक ने मुझे पैसा दिया, मेरी कंपनी को पैसा दिया, हमारी कंपनी को पैसा दिया, तो हमारी कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, तो लायबिलिटी भी तो आई, हमें उसको वापस चुकाना है। कब चुकाएंगे, जब वाइंड अप हो जाएगा तब वापस चुकाएंगे कंपनी को चुकाना होगा, तो कंपनी तब तक उसको क्या मानती है, अपनी लायबिलिटी मानती है। तो किस नेम से मानती है, शेयर कैपिटल के नाम से मानती है। किस नेम से नाम मानती है लायबिलिटी, शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से लायबिलिटी मानेगी। मतलब आज के बाद जो भी पैसा शेयर के थ्रू हमारे पास आता है वो पैसा हमारी लायबिलिटी होती है, और हमारे पे एसेट भी बनाता है। क्यों, क्योंकि अब मैं एसेट बनाऊंगा तो 7 लाख की मेरे पे एसेट भी तो आएगी, क्या, कैश, बैंक, पैसा आएगा ना मेरे बैंक में, तो जितनी एसेट है उतनी लायबिलिटी भी आती है, ऑब्वियस है। तो 7 लाख की लायबिलिटी जनरेट हुई, किस नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से। शेयर कैपिटल का मतलब क्या समझोगे आज के बाद, शेयर इशू करके जो पैसा आया उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, और शेयर कैपिटल की लायबिलिटी होती है वो, क्योंकि हमें वो पैसा वापस करना होता है, कब, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है। साथ में हमारे पैसा भी आया, एसेट भी आया, तो हमें भी लायबिलिटी वाला पार्ट दिखाना है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट ने कहा कि जैसे बताया जाएगा आपको वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा दोस्तों।
ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है। हालांकि एसेट हमारी बनाने की भी नीड नहीं है, हमें इतना ही चाहिए बस। तो पहला आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा शेयर होल्डर फंड। शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग इसके अंदर बहुत सारी होती है, मैं आगे आगे फॉर्मेट बताऊंगा आपको। शेयर होल्डर फंड अभी के लिए, और शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर के थ्रू पैसा इशू करा। 70,000 शेयर बिके, 10 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया, 7 लाख रुपए, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? कुछ तो समझ में आया होगा, मैं नहीं चाह रहा कि 100% समझ आ जाए, पर कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे प्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, हमें ना शेयर कैपिटल जो होता है, ये सारी डिटेल जो आपको दी होती है, ये बैलेंस शीट के लास्ट में, जब आप बैलेंस शीट पूरी बना लेते हैं, तो बैलेंस शीट के लास्ट में हमें कुछ डिटेल प्रेजेंट करनी होती है, कि बैलेंस शीट का कुछ एक्सप्लेनेशन होता है एक तरीके का, कि भैया ये 70,000 कैसा आया, 70,000 कैसा आया, 7 लाख रुपए कैसा आया, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हमें देनी होती है, जो कि हम बैलेंस शीट के लास्ट में देते हैं। जब बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके नीचे देते हैं, उसके नीचे जो बैलेंस शीट के नीचे जो एक्सप्लेनेशन होती है, उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो बैलेंस शीट के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जो बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए होती है, या अलग से कुछ बताना चाहते हैं। दोबारा समझो, नोट्स टू अकाउंट क्या बनता है, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे बनाए थे। और वहां क्या होता है, बैलेंस शीट के नीचे बनाते हैं, क्यों क्यों बनाते हैं इसको हम? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम पब्लिक को, अपने अकाउंटिंग यूजर्स को, अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं ना हमारे, बेसिक में पढ़ा है, अकाउंटिंग यूजर्स को हम क्या बता पाए, अपने कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे पाए। आपने पढ़ा था ना फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल, मेटिलिटी प्रिंसिपल, ये पढ़े थे। ये क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है, फुल्ली डिस्क्लोज करके दिखाओ, तो हमें वो नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ता है। तो हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने होते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट काफी चीजों के लिए यूज करते हैं। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले तो बात करो, सबसे पहले इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले ये बैलेंस शीट के नीचे बनाया जाएगा, क्लियर? जब बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके नीचे बनाया जाएगा। बैलेंस शीट के कुछ आइटम का एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया होता है, अलग से कुछ आइटम्स का एक्सप्लेनेशन हमें बताना होता है, जो बैलेंस शीट में नहीं गिवन होती। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें अगर ट्रांजैक्शन हमें अलग से दिखानी हो और बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाई गई, तो वो भी यहाँ पर दिखा के प्रेजेंट करा जाता है, जिससे यूजर्स को सारी चीजें पता चले और हमने फुल्ली डिस्क्लोज कर रखा हो, इस तरीके। तो अभी नोट्स टू अकाउंट में हम जो बनाएंगे वो शेयर कैपिटल का बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट जो बनाएंगे दोस्तों, वो किसका बनाएंगे? शेयर कैपिटल का। बहुत सारे बनते हैं, अभी तो देखना आप जब आगे जाके फॉर्मूला बनाओगे, आगे जाके जब करोगे तो बहुत सारे बनाएंगे। अभी मैं किसका नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूँ? शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल बना रहा हूँ। अब तरीका कैसे बता देगा, 4 पार्ट में इसको बांटेंगे हम। किस पार्ट में बांटेंगे? 4 पार्ट में, 3 पार्ट में बांट लो, चलो 4 नहीं 3। पहला आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, पहला आएगा ऑथराइज कैपिटल कितनी थी। शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके देते हैं। पहला आएगा ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, फिर आएगा इशूड कैपिटल कितनी है, कितना आपने इशू करा, फिर आएगा सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो वही 2 पार्ट में आएगा, पहला सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, बट नहीं आएगा, एंड आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और अगला आएगा सब्सक्राइब, इसमें आएगा बट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन दो, तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको मानना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है सर पूरा का पूरा, इस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। सबसे पहले लिखा होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। ये पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में डिटेल पुट कर दो बस। अब मुझे बताओ मेरी टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है सर? मेरी टोटल ऑथराइज कैपिटल है सर 1 लाख इक्विटी शेयर है, ऐसे लिखना होता है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 रुपए ईच। कितने की ऑथराइज कैपिटल है जी? 10 लाख रुपए की, डाल दो यहां पर। इसके बाद अब 1 लाख में से मैंने इशू कितना करा था? 75,000 इक्विटी शेयर, है ना? 75,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे एट द रेट 10 रुपए ईच। तो कितने रुपए के इक्विटी शेयर इशू करे थे? 7,50,000 के इक्विटी शेयर इशू करे थे।
7,50,000 के इक्विटी शेयर इशू करे। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना सब्सक्राइब करा सर? सब्सक्राइब में अगर आप देखोगे तो 70,000 शेयर सब्सक्राइब करे और वो फुल्ली पेड अप भी है ना। सब्सक्राइब तो करे 70,000, पर मुझे बताओ इन 70,000 में पूरा पैसा मंगा लिया गया? यस, 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से आपने पूरा पे कर दिया और पूरी सब्सक्राइब कर रखे हैं 10 रुपए के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड 7 लाख रुपीज। इस तरीके से आपको शो करते हैं। ऐसा कोई शेयर होल्डर है जिसने पूरा पे नहीं करा? अगर ऐसा कोई है तो वो नीचे आ जाएगा, अभी तो नहीं है। तो इस तरीके से फॉर्मेट को अप्लाई। क्या आपको छोटी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है बस, और ज्यादा नहीं है। बस एक क्वेश्चन से आपको पिछले का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो पीछा अभी तक पढ़ रहे थे उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है दोस्तों। इस तरीके से बोलेगा, कहेगा बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करके दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 नंबर का छोटे नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप समझिए, इसकी मैं अभी आगे आके आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, पर अभी के लिए एक अंदाजा आपको दिखा दिया कि हाँ कैसे बनाते हैं। अभी तक जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैसे कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाने को बोलेगा, जो कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनेगा। आप पहले से ही कोई फॉर्मेट दे रखा है उसको अप्लाई करना हो, आप अलग से कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते। लो जी, तो यहां पर खत्म आ गया। चलिए अब आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर, जो हमें सीखना है। कॉन्सेप्ट का है इशू ऑफ शेयर। नहीं डालेंगे, इशू ऑफ शेयर। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हेडिंग थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं एंड फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस जर्नल एंट्री। अब कंपनी लिखेंगे साथ साथ, अ कंपनी रेज इट्स कैपिटल, रेज इट्स कैपिटल, a company raise its capital by issuing, by issue of share, by issue of share. Share can be issued, share can be, share can be issued by placing them, by placing them, by placing them नहीं ऐसा मत लिखो। शेयर कैन बी इशू इन टू डिफरेंट वे, दो तरीकों से शेयर को इशू किया जा सकता है। पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, और दूसरा पब्लिक इशू ऑफ शेयर। पब्लिक इशू ऑफ शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर और दूसरा पब्लिक इशू ऑफ शेयर। दो तरीकों से शेयर को इशू किया जा सकता है। अब देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कंपनी हर किसी को अपना शेयर बेचना नहीं चाहती। कंपनी चाह रही है कि मैं ना एक ग्रुप बना लूं, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाऊं और उनको ही बोलो क्या आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हैं, उनको ही मैं आपका ऑफर दूं अपने शेयर खरीदने का। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का सिंपल मतलब यह है कि कंपनी जनरल पब्लिक को, हर एक पब्लिक को इशू नहीं करना चाहती, अपने शेयर बेचना नहीं चाहती। कंपनी चाह रही है कि मैं एक ग्रुप ऑफ अ पर्सन या एक इंडिविजुअल पर्सन को ही अपना शेयर इशू करूं। तो जब आप किसी ग्रुप ऑफ अ पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन को अपने शेयर बेचना चाहती है कंपनी, तो उस इशू को क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा मतलब है। तो अगर कंपनी पूरे पब्लिक को ना देने के बाद एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को जब शेयर इशू करती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में हिंदी में लिखूंगा मैं, बिल्कुल। कंपनी अगर अपने शेयर इशू किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को करेगी, इन्वेस्टर को करती है प्राइवेटली,
तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि कंपनी क्या कह रही है कि यार मैं ना हर किसी को अपने शेयर नहीं इशू करना चाहती, कुछ ग्रुप और इन्वेस्टर हो गए, मैं उन्हीं को अपने शेयर इशू करूंगी, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाएगा। और सिंपल, अगर कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करना चाहती है कि कोई भी आओ और हमारा शेयर खरीद के ले जाओ, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर। अगर कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करती है, कोई भी आकर कंपनी के शेयर खरीद ले, उसको पब्लिक इशू ऑफ शेयर कहते हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू कर रहे हो, पब्लिक प्लेसमेंट में। हमें तो मतलब है कि जब आप शेयर इशू करोगे तो शेयर इशू करने में क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉट करने में क्या एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल आएगी तो क्या एंट्री होगी, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल आएगी तो क्या एंट्री होगी। हमें तो उससे मतलब है। या तुम शेयर किसी भी तरह के इशू करो, तुम जनरल पब्लिक को इशू करना है जनरल पब्लिक को कर लो, अगर तुम्हें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को इशू करना है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कर लो। पर हाँ, मतलब समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को जब कंपनी शेयर इशू करती है प्राइवेटली तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं, और जब जनरल पब्लिक को करती है, कोई भी आओ और कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लो, कोई भी आकर कंपनी के शेयर खरीद लो, उसको पब्लिक इशू ऑफ शेयर कहते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, अब दो छोटी छोटी बातें हैं जो नोट है। नोट नंबर 1, जहां भी मैं नोट लिखवाऊंगा इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हटकर अलग से पढ़नी चाहिए, जिससे कई बार एमसीक्यू या छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब भी मैं नोट लिखवाऊंगा तो वो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, अलग से पढ़ना है आपको। लिखेंगे मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द जर्नल, इनवाइटिंग द पब्लिक इन जर्नल, inviting the public in journal for the first time, for the first time to subscribe share, to subscribe our share is known as, is known as, बताओ क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्यार से आईपीओ कहा जाता है। नाम सुना है कभी आपने, आईपीओ लॉन्च हुआ है, इसका आईपीओ आ रहा है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। आपको रिसेंटली अभी पीछे एलआईसी का आईपीओ आया था। आईपीओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कंपनी मार्केट में अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बार करेगी, तीसरी बार तो नहीं कहा जाएगा। फर्स्ट टाइम, मान लो मेरी कंपनी है, नई नई मैंने इंकॉर्पोरेट करी है, नई नई रजिस्टर करी है, अब मैं पहली बार अपने शेयर मार्केट में जनरल पब्लिक को इशू करूंगा। तो जब पहले टाइम, फर्स्ट टाइम जब आप अपने शेयर मार्केट में इशू करते हो, पब्लिक को इशू करते हो सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, प्यार से आईपीओ कहा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद नोट नंबर 2 लिख लीजिए। नोट नंबर 2, द कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू, द कंपनी कैन मेक public issue, the company can make public issue
एट पार और एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम क्या मतलब हुआ? देखो कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है पार और प्रीमियम पर। सर पार और प्रीमियम का मतलब समझ नहीं आया, समझा देते हैं। ठीक है, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट भी लिखो। अब सुनना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना। जब कंपनी अपने शेयर, सुनो, जब कंपनी अपने शेयर की जो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू मैं चीज चिक के चिल्ला रहा था कि फेस वैल्यू का मतलब समझो, एफपी का मतलब है फेस वैल्यू। कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है? अगर कंपनी अपना, कंपनी का अगर एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी का अगर एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए का मतलब जब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसका एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। सुनना आप ध्यान से, अगर कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने इसको इशू भी कितने में करे? 10 रुपए में करा, मतलब जितना कंपनी के शेयर का प्राइस था उतना ही लोगों से मांगा। मैं कह रहा हूं कि मेरा एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप मेरा शेयर खरीदोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो 10 रुपए के प्राइस के बदले में आपने 10 रुपए ही मांगे, मतलब 10 रुपए का शेयर का प्राइस था और पब्लिक से भी 10 रुपए मांगे, उसको कहते हैं एट पार। तो मतलब आपने आपने इशू करा, इशू प्राइस बोलते हैं उसको, जितने प्राइस में आपने इशू करा, आपने कहा 10 रुपए में ही इशू करूंगा, मतलब जितने का शेयर है उतने में ही इशू करूंगा, उसको कहते हैं एट पार। बात कहानी आगे, ठीक है। अगर आपने कहा कि नहीं मेरी कंपनी के तो बहुत नाम है, मेरी कंपनी का इतना नाम है कि अगर मैं इसको ज्यादा में भी बेचूं ना, 10 रुपए का शेयर अगर मैं 12 रुपए में बेचूं ना, एक्स्ट्रा 2 रुपए में बेचूं, तब भी लोग मेरे शेयर खरीदने को मरेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था ना, तो प्रीमियम पे ला सकती है कंपनी, तब भी लोग खरीदने, लोग इतने पागल थे LIC के शेयर खरीदने के लिए। अगर कंपनी का 10 रुपए का शेयर अगर 15 में भी बेचती ना LIC, तब भी लोग खरीदते 15 रुपए में। सर ज्यादा में क्यों खरीदेंगे? पता है प्रीमियम का बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब यह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये पेन 10 रुपए का है, मैं 10 रुपए का पेन 12 रुपए का बेचूंगा, ठीक है सर, तो आप इसको लेना चाहते हो, आप कहो मैं क्यों लूं भाई, 10 का पेन 12 का लूं, पर लोग लेंगे 12 का, लोग 12 का लेंगे, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा में क्यों लेंगे? क्योंकि लोगों को पता है ये कंपनी बहुत अच्छी है और हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो बेसिकली मैं आपको अपने शेयर बेच रहा हूं 10 रुपए वाले और आपसे ले रहा हूं 12 रुपए, तो जब रिडीम, जब इन शेयर को मैं वापस, इन शेयर का पैसा जब मैं वापस करूंगा एट द टाइम ऑफ, तो 10 रुपए के हिसाब से करूंगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपसे, वो वापस नहीं होगा 2 रुपए, इसको कहते हैं प्रीमियम पे लेना। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम पे। 10 रुपए का शेयर अगर आप पब्लिक से 12 रुपए चार्ज कर रहे हो तो क्या ये अलाउड है? क्या ये लीगली अलाउड है? यस, ये लीगली अलाउड है। 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में बेच सकते हो अगर आपकी गुडविल अच्छी है, तो आपको लगता है कि 12 रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार है तो बेच सकते हो। अच्छा जब वापसी करना होगा पैसा तो 12 रुपए ही करना होगा? नहीं, 10 रुपए करना होगा, इसलिए तो बोला प्रीमियम, ये पैसा वापस नहीं होता, सही है, कंपनी इसका एक्स्ट्रा मांगती है। आइए, तो इशू प्राइस आपका कितना है जी? 12। तो 10 रुपए का शेयर अगर आप 12 रुपए में इशू करते हो तो यहां पर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा 2 रुपए आपका क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा 2 रुपए आपका कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है? प्रीमियम। इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। अब डिस्काउंट का मतलब आपको समझ गया। 10 रुपए का शेयर अगर आप इशू करते हो, इशू प्राइस बोलते हैं इसको, जितने का इशू करो, अगर आप 8 रुपए का इशू करते हो तो इसको डिस्काउंट पे कहते हैं। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं मेरा 10 रुपए का शेयर है, आप मुझे सिर्फ 8 रुपए दो आज, और जब मैं आपको पैसा वापस लौटाऊंगा तो 10 रुपए के हिसाब से पैसा लौटाऊंगा। आज मैं आपसे लूंगा 8 रुपए, पर पैसा आपको 10 रुपए के हिसाब से लौटाऊंगा। इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट। दोस्तों कंपनीज एक्ट के तहत अब, कंपनीज एक्ट के तहत अब डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते। कंपनीज एक्ट के तहत अब डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकते। तो मैं लिख कर काट रहा हूं, एज पर कंपनी एक्ट 2013 डिस्काउंट पर शेयर इशू करना इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब साफ साफ कंपनी एक्ट ने मना कर दिया। इससे बहुत मार्केट में झोल होता था। क्या होता था मैं बताता हूं। नई नई कंपनी आई, नई नई कंपनी अपने शेयर इशू करे, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में इशू कर रही है, लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। मान लो अगर 10 रुपए का शेयर उसने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए वाले, ठीक है जी, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले इशू करे, कितने में? 5 रुपए में। तो लोगों ने उसको कितना दे दिया? 5 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए दे दिया, कंपनी ने 5 लाख लिया और गोली, लुट गए। मतलब कंपनी ऐसा करती थी, नई नई कंपनियां खुलती थी, शेयर इशू करते थे डिस्काउंट पे, पैसा लेते थे और कंपनी बंद। लोग ऐसे बर्बाद होने लगे।
समझिए, तो प्रॉब्लम आई कि डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं जा सकती, और प्रीमियम पे वही कंपनी शेयर इशू करेगी इसका नाम होगा, जो पहले टाइम से, जैसे टाटा, रिलायंस, ये कर सकते हैं प्रीमियम पे क्योंकि इनका नाम बड़ा अच्छा है, लोग खरीदने को रेडी है इनके शेयर। ठीक है, मारुति सुजुकी अच्छा चल रहा है, तो ये है प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट पे शेयर इशू करना इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब समझ में आया, साफ साफ मना कर दिया है। कंपनी एक्ट ने कहा है, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। एज पर कंपनी एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट और पे कभी इशू नहीं हो सकता, प्रीमियम और पार पे इशू किया जा सकता है। ठीक है सर, कहानी समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी, लिखते चलेंगे बस, अ कंपनी कैन इशू शेयर एट, द कंपनी कैन इशू शेयर आइदर, लिख दो एट नहीं, आइदर, आइदर फॉर कैश एंड और का मतलब समझाता हूं, फॉर कंसीडरेशन, जो कि हम बोलते हैं अदर देन कैश। तो कंपनी अपने शेयर दो तरीकों से इशू कर सकती है, या तो वो कैश में अपने शेयर इशू करे, मतलब जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो आपसे बदले में पैसा ले रही है। जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है बदले में पैसा नहीं ले रही, कह रही कैश के अलावा कुछ नहीं हो, जैसे कि आपके पास कोई एसेट है वो दे दो हमें, आपके पास लैंड है वो दे दो, आपके पास कोई मशीन है वो दे दो। तो कैश के अलावा अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदे, मेरे पे एक लैंड थी, मैंने वो लैंड कंपनी को दी थी, उसके बदले में उसके अमाउंट के शेयर ले लिए, इसको बोलते हैं शेयर इशू करना अदर देन कैश, जो बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, अगर मैं कुछ ले रहा हूं तो बदले में भी कुछ दूंगा, कैश नहीं दूंगा, कैश के अलावा दूंगा, बस इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन, कैश के अलावा दो। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, एक हाथ से ले रहा हूं तो दूसरे हाथ से कुछ दे भी रहा हूं। अगर मैं आपकी कंपनी के शेयर ले रहा हूं तो बदले में कुछ दे भी रहा हूं, पर कैश नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूं, कैश के अलावा कुछ भी दे रहे हो, इसलिए बोला कंसीडरेशन, कुछ समथिंग इन रिटर्न, कुछ दूंगा तो बदले में कुछ लूंगा भी, पर अदर देन कैश होगा, कैश के अलावा। तो एंड और का मतलब क्या है, ये एंड और का मतलब समझिए। एंड और का मतलब है, एंड वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर कैश में, कुछ शेयर कैश में और कुछ शेयर कंसीडरेशन में इशू कर सकती है। एंड का मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है कैश में भी और अदर देन कैश में भी, दोनों आया, एंड में दोनों आता है। और का मतलब क्या है, या तो कंपनी अपने शेयर कैश में करेगी सारा इशू, या तो कंपनी अदर देन कैश करेगी। तो और एंड दोनों लग सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी अपने शेयर कैश में करी तो अदर देन कैश नहीं कर सकती, दोनों कर ले या दोनों में से कोई एक कर। क्लियर हो गया जी। तो कंपनी अगर अपने शेयर कैश में इशू कर रही है तो क्या एंट्री होगी, कंपनी अपने शेयर अगर अदर देन कैश कर रही है तो क्या एंट्री होगी, ये दो बातें हमें समझनी जरूरी है। चलिए जी, चलिए आ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कहा कि कंपनी कैश में भी इशू कर सकती है और अदर देन कैश भी कर सकती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैश वाला होगा। कैश वाला जब सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा केस कैश में है, कंसीडरेशन की तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा कंसीडरेशन, पर कैश वाले में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कैश वाले में सभी आता है, जैसे फोरफीचर, आपके पास री इशू ऑफ शेयर, ये सब कैश में आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब कैश वाले में आते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो इशू ऑफ शेयर डालेंगे हेडिंग, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, समझ में आ गया ना। इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है और बदले में कैश ले रही है, ये मतलब है। ले दू, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है और उसके बदले पैसा ले रही है। अब देखिए, मान लो मैंने किसी अपने शेयर मार्केट में इशू करे, तो जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जैसे हम लोग, हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम कौन है, सब्सक्राइबर। तो अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा या आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे,
तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैंने आपको बताया था, या तो आप पूरी पेमेंट इकट्ठा कर दो 10 रुपए के हिसाब से इतने भी शेयर इशू करें, या आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर दो। तो दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन आपके पास क्या है, इन लमसम, लिखने का तरीका देख लो एक बार, सीधा लिख लो, क्या लिखने का तरीका, इन लमसम। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। और इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी अपने शेयर इशू करेगी कैश में, शेयर इशू करेगी, बदले में पैसा लेगी। अब जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है और इकट्ठा एक साथ भी ले सकती है। तो लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं लमसम और करते हैं क्वेश्चंस। अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया, बताओ। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम। लमसम का मतलब क्या है, एक साथ पेमेंट लेगी कंपनी। ठीक है जी। अब एक एक करके मैं आपसे एग्जांपल करता हूं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए इधर देखिए एग्जांपल। ए लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर, लिखेंगे साथ साथ एग्जांपल। देखिए जो बेसिक एग्जांपल है वो आपको मेरे साथ साथ लिख देंगे, और वैसे जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो उसकी एक बुक दूंगा, 10 रुपए ईच। पेबल एट 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। साथ साथ लिख लीजिए। एप्लीकेशन it received application of 1 lakh share. It received application of 1 lakh share and share were allotted on lump sum payment. Share were allotted on lump sum payment. कहानी क्या है, कहानी ये है कि ए लिमिटेड है, उसने 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। कहा कि अप्लाई करते टाइम तो आप हमें 5 रुपए दोगे। अप्लाई मतलब जब आप कहोगे कि मेरे को आपके शेयर लेने हैं, इस 1 लाख शेयर मुझे लेने हैं, तो एक पर्सन है वो पूरी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदना चाहता है। मान लो आप मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप जब अप्लाई करोगे ना शेयर खरीदने के लिए, तो 5 रुपए दोगे पहले अप्लाई करने पे। एप्लीकेशन मनी कहते हैं उसको। अप्लाई करते ही पैसे दोगे पहले कि हाँ सर मेरे लो 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए पकड़ो और शेयर मेरे को पूरे के पूरे दे दो। तो आपने मुझे 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी, और वो अगले दिन मैंने आपको शेयर आउट करा, बाकी पैसा भी ले लिया। तो मतलब आपने सेम डे पर या 1-2 दिन में ही सारा पैसा चुका दिया शेयर का। तो इस केस के अंदर क्या एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी, आप या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर 1 लाख शेयर है, 5 रुपए वाला छोड़ो, ये लो पूरे 10 रुपए के हिसाब से पकड़ो और सारा शेयर मुझे दे दो। लमसम इकट्ठा पेमेंट करनी है, एक दिन 2 दिन क्या देखना, पेमेंट तो करनी है, इकट्ठा पे कर दो। आपने कहा कि सर 1 लाख शेयर दो, 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट लो 10 लाख रुपए और पैसे दे दो। तो ऐसे केस के अंदर जब आपकी पेमेंट लमसम होती है तो एंट्री क्या होती है, अब आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से नहीं।
आपने शेयर खरीदा, आप अपने प्रिंसिपल में, आप कंपनी के पास, आप कंपनी हो मान लो, कंपनी के पास क्या आया बताओ, पैसा आया, कितना पैसा आया, 1 लाख शेयर बेचे उन्होंने, 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी, 10 लाख रुपए आए कंपनी के पास। पैसे का आना क्या होता है बताओ, डेबिट, पैसा एसेट है, बैंक इज एन एसेट, बैंक एज एन एसेट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का घटना क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी भैया बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। सर कितने से करेंगे, वही 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, 1 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच के हिसाब से हम डेबिट कर देंगे। और डेबिट करने का रीजन क्या दोगे, डेबिट करने का रीजन दोगे कि एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, मॉडर्न अप्रोच, एसेट का बढ़ना डेबिट, और डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आएगा उसको डेबिट करूंगा, राइट। तो ये हो गया अपना पहली एंट्री। इसके बाद सर क्रेडिट क्या करूं, आपको मैंने बताया था जैसे आप किसी शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो आपके पास पैसा तो आएगा ही, पर आपके पास लाइबिलिटी भी आएगी। किस चीज की लाइबिलिटी आएगी कि भैया मुझे पैसा ऑन दी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी वापस लौटाना है। तो आप जो भी पैसा लेते हो शेयर इशू करते टाइम, जो भी पैसा आपके पास आता है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। तो हमें एक लाइबिलिटी बनानी होगी, किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया हमें और साथ ही साथ उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। तो पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, ये कितने से होगी, वही 10 लाख से होगी, ठीक है जी। और इसको क्यों बोलूंगा, बोलूंगा लाइबिलिटी है, ये होगी टेम्परेरी लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे, इसको लिख रहा हूं टेम्परेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। सर टेम्परेरी क्यों बोला, क्योंकि देखिए सर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को दिखाया, ये कहते हुए दिखाया कि ये जो पैसा आया है वो शेयर अप्लाई करने के बाद हमने अलॉट करा उसका पैसा है, पर ये पैसा जो भी आया है, मेरी ये जो पैसा आया उसके नाम से दिखा दिया मैंने, यहाँ ये एप्लीकेशन अप्लाई करा था किसी शेयर होल्डर ने, उसका पैसा दिया प्लस अलॉटमेंट का पैसा दिया, टोटल मिलाकर 10 रुपए के हिसाब से पे कर दिया। अब टेम्परेरी लायबिलिटी जब भी होती है उसको कैंसिल करके एक नई लायबिलिटी जनरेट करनी होती है जो बैलेंस शीट में शो होगी। बैलेंस शीट में कभी भी आपके शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम से लायबिलिटी नहीं दिखेगी। बैलेंस शीट में शेयर से रिलेटेड जो भी पैसा आता है कंपनी के पास वो शेयर कैपिटल के नाम से दिखता है। किसके नाम से दिखता है, शेयर कैपिटल के नाम से। मैंने अभी समझाया था आपको, दिखाया भी था बैलेंस शीट बनाकर। तो बैलेंस शीट में किस नाम से शो होगा लायबिलिटी, शेयर की शेयर कैपिटल नाम से शो होगा। मतलब जो भी पैसा शेयर का आता है कंपनी के पास वो शेयर कैपिटल नाम से शो होता है। तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल क्यों नहीं करा, अगर मैं डायरेक्टली शेयर कैपिटल कर देता, ये भी क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्टली शेयर कैपिटल कर देते, अगर मैं डायरेक्टली शेयर कैपिटल कर देता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि ये पैसा एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का है, सेकंड कॉल का है। इसलिए पहले बताना पड़ेगा कि ये पैसा एप्लीकेशन का है और एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं, फिर ये पैसा अलॉटमेंट का आया है फिर अलॉटमेंट का डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मैंने डायरेक्टली शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पर चीजें मिसिंग हो जाएगी कि पैसा किस चीज का आया है। अभी मैं इंस्टॉलमेंट कराऊंगा आपको, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर आपके 3-4 चीज में आएंगी, एक एप्लीकेशन आएगा, एक अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगी, फाइनल कॉल आएगी। अगर मैं सब में ही शेयर कैपिटल एंट्री कर दूं, बैंक से पैसा आया, शेयर कैपिटल बढ़ गया, लायबिलिटी, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा पैसा किस नाम से आ रहा है। समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन का आया, अलॉटमेंट का आया, इसलिए पहले ये लिखो कि किस वजह से पैसा आया है। ठीक है, लायबिलिटी बना लो। अब इस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करूंगा बताओ सर, लायबिलिटी खत्म करने के लिए आपको डेबिट करनी होती है। तो मैं क्या करूंगा अगली एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, टेम्परेरी लायबिलिटी कैंसिल, और एक नई लायबिलिटी जनरेट करूंगा जो मुझे बैलेंस शीट में शो करनी है इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। अब देखिए, अगर ये इक्विटी शेयर होगा तो हेडिंग लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर यहां पर प्रेफरेंस शेयर होगा तो आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस इतना ही होगा। इसलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं सिर्फ शेयर कैपिटल। तो 10 लाख से मैंने टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म कर दी और 10 लाख से मैंने लायबिलिटी नई जनरेट करी जो बैलेंस शीट में शो होगी। समझ में आ गया ना, रीजन भी तो लिख रहा हूं साथ में, टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म, टेम्परेरी लायबिलिटी कैंसिल, नीचे का मतलब है खत्म, एंड न्यू लायबिलिटी जनरेट। समझ में आ गया। अब इस एंट्री से ये पता चल गया कि ये पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का आया है जो हमने शेयर कैपिटल में डाला है। समझ में आया ना, तो इसलिए दो एंट्री पास करी। क्लियर हो गया। तो देखिए 10 रुपए वाले शेयर मैंने कितने में इशू करे, 10 रुपए में, इसको क्या बोलते हैं, एट पार, एट पार। ये कहानी क्या आ गई, एट पार की आ गई है ना, ये कहानी क्या आ गई, एट पार। मतलब आपकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, और आपने इसको कितने में इशू करा,
इशू प्राइस में आईपी लिखूंगा, ठीक है ना। आज के बाद आईपी फॉर इशू प्राइस 10 रुपए में इशू करा, मतलब 10 रुपए का एक शेयर था और बाहर मार्केट में जनरल पब्लिक से भी 10 रुपए ही लिए। समझ में आया ना, हिंदी में लिख रहा हूं, ये हिंदी में बोल रहा हूं कि एक शेयर का प्राइस कितना था 10 रुपए और बाहर पब्लिक से भी कितना लिया 10 रुपए ही लिया। क्लियर हो गया, चलिए ये समझ में आ गया। इधर मैं एक चीज नोट डाल देता हूं कि देखो एफ का मतलब होता है फेस वैल्यू, एक शेयर का प्राइस, एनवी भी आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू, बात एक ही होती है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है। और आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब है कितने में आपने मार्केट में शेयर इशू करा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब मान लो, क्योंकि देखिए हमने कहा कि एक शेयर जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेचा जाए। कंपनी की अगर गुडविल अच्छी होती है, मार्केट में उसकी अच्छा नाम है, तो वो 10 रुपए का शेयर ज्यादा में भी बेच सकती है। तो एट हम प्रीमियम करेंगे, तो एट प्रीमियम में क्या एंट्री होगी, एट प्रीमियम। तो फेस वैल्यू आपकी कितनी है 10 रुपए, मतलब एक शेयर का प्राइस एक्चुअल में कितना था 10 रुपए, पर आपने एक शेयर मार्केट में कितने का इशू करा 12 रुपए का। टोटल कितने शेयर इशू करे, टोटल आपने शेयर इशू करे 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर आपने इशू करे। तो 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से तो प्राइस था, पर बाहर मार्केट में कितना पैसा ले रहे हो जनरल पब्लिक से 12 रुपए, और लोग देने को भी रेडी है। एक पर्सन ने पूरा शेयर खरीद लिया 1 लाख के, 1 लाख 12 रुपए के हिसाब से पे भी कर दिया। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, प्रीमियम का मतलब होता है वो पैसा जो हमें लौटाना नहीं है, क्योंकि हमारा नाम अच्छा है, क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है, तो ये पैसा हम अलग से रखते हैं फॉर फ्यूचर, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए कहीं पर और यूज करेंगे। प्रीमियम का पैसा जो एक्स्ट्रा 2 रुपए ले रहा हूं, वो पैसा हमें नहीं लौटाना होता, तो वो पैसा हमारी क्या होती है, इनकम जनरेट करती है। इनकम होगी ना, जो चीज हमें मिल रही है और मुझे वो लौटाना नहीं है तो इनकम, पर जो चीज मुझे मिल रही है और एट द टाइम ऑफ वेंडिंग मुझे उसको लौटाना भी है, तो वो तो लायबिलिटी है ना। तो इनकम इसको बोलते हैं, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, प्रीमियम कहेंगे हम। तो हमारा प्रीमियम कितना आ गया यहाँ पर 2 रुपए के हिसाब से, एट द रेट 2 रुपीज पर शेयर, पर शेयर पे 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा प्रीमियम के नाम से, जो कि मैं इनकम ट्रीट करूंगा इसको। आइए, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री तो वही होगी कि आपके पास पैसा आया, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपके पास कितना पैसा, सुनना, आपके पास इस बार 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से नहीं आया, 12 रुपए के हिसाब से पैसा आया सर। 1 लाख शेयर 12 रुपए के हिसाब से आया आपके, 12 लाख रुपए है। अच्छा, और किस लिए आए, क्योंकि भाई आपने अप्लाई करा था उसने और आपने उस शेयर को अलॉट भी कर दिया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितना जी 1 लाख शेयर 12 रुपए के हिसाब से। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया। वही सेम मीनिंग है, पैसे का बढ़ना डेबिट और टेम्परेरी लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी को खत्म करूंगा, शेयर अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक नई लायबिलिटी में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा और यही बैलेंस शीट में शो करूंगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, हम कहेंगे जी देखो 1 लाख शेयर है, 12 रुपए के हिसाब से हमें पेमेंट बनी, तो 12 लाख रुपए यहां आ गया, लिख दू उसको 12 लाख रुपए। अब मेरी बात को ध्यान समझना, क्या मैं सारी की सारी लायबिलिटी है मेरी पूरे 12 रुपए के हिसाब से मेरे लायबिलिटी है? नहीं सर, मैंने आपको बताया था जो पैसा आप एक्स्ट्रा लेते हो वो आपकी लायबिलिटी नहीं, वो आपकी इनकम मानी जाती है। तो आप इसको 2 पार्टों में बांटोगे, मतलब इस 12 लाख को 2 पार्टों में बांटा जाएगा। एक वो पार्ट जो 10 लाख रुपए आपको एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वापस करना है, ये तो आपकी लायबिलिटी हुई, ठीक है ना, ये तो आपकी लायबिलिटी। और एक होता सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये पैसा आपको वापस नहीं करना होता, ये कंपनी की गुडविल होती है इसलिए ये पैसा वापस नहीं करना होता, वो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है अपने और काम के लिए। 2 लाख रुपए आपके है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी एंट्री में आपको समझा देता हूं, जैसे कि ये आपके पास एसेट का बढ़ना डेबिट, ठीक है, ये टेम्परेरी लायबिलिटी हो गई, टेम्परेरी लायबिलिटी को बढ़ा दिया इसलिए क्रेडिट करा। अब मैं टेम्परेरी लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं मेरी बैलेंस शीट में किसी और नाम से दिखे, तो नाम से क्या दिखेगा, न्यू लायबिलिटी जनरेट करेंगे, न्यू लायबिलिटी का बढ़ना, और ये मेरी इनकम, इनकम किसका बढ़ना, क्रेडिट होता है ना, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। समझ में आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरीके से आपका दोनों पार्ट खत्म होता है और यहां पर लमसम वाला पार्ट खत्म हो गया सर, लमसम वाला पार्ट यहां पर खत्म होता है। तो प्रीमियम पे और पार पे, डिस्काउंट पे तो कर नहीं सकता। तो ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले बताओ मैंने आपको क्या रीजन दिया,
शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अप्लाई भी करा था उसको एट द टाइम अलॉट भी हो गई, क्योंकि सारा पैसा देते तो सारे शेयर भी देने पड़ेंगे उसको। मैंने ये अलग अलग नाम से पहले बनाई, लायबिलिटी खत्म करी, क्यों, जिससे हमें ये पता लगे कि ये पैसा जो आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। जैसे हम इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ यार ये होना जरूरी था, डायरेक्टली शेयर कैपिटल लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा कि पैसा एप्लीकेशन का आ रहा है, अलॉटमेंट का आ रहा है, फर्स्ट कॉल का आ रहा है या फाइनल कॉल का आ रहा है। ठीक है सर, ये हो गया यहाँ पर खत्म। तो इस तरीके से आपका जो लमसम वाला पॉइंट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इंस्टॉलमेंट वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर इससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे जिससे हम चीजें समझ पाए। एग्जांपल, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट सीखेंगे। चलिए, XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ ₹10,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। XYZ लिमिटेड इशू शेयर ऑफ ₹10,000 एट द रेट 10 रुपए ईच। ठीक है जी, 10 रुपए ईच। द अमाउंट is payable at lump sum, the issue was fully subscribed, नहीं, issue was subscribed only 9,500 शेयर, मतलब एक 10,000 शेयर इशू करे थे, 9500 ही शेयर खरीदे गए लोगों द्वारा, 5,000 शेयर नहीं खरीदे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो खरीदा उसकी बात करेंगे। 5 जनरल एंट्री इन बोथ द केस। पहला एट पार, तो पार में इशू प्राइस क्या होगा, 10 रुपए ही होगा, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही इशू करोगे। और एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि आप 10 रुपए का शेयर ज्यादा में इशू करेंगे, तो इशू प्राइस लिख दिया मैंने इस बार 15। लो जी, तो सर एट पार वाला करते हैं पहले। एट पार पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एट पार यहां पर और एट प्रीमियम यहां कर देते हैं। चलिए, तो जल्दी से करके दिखाओ। अब पहले आप करो ये वाला क्वेश्चन, फिर मैं करता हूँ, ठीक है ना। पहले आप कर लीजिए, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से करो। वीडियो पॉज वॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं ही रुक रहा हूँ। करिए करिए करिए। चलिए, हो गया। टाइम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि लमसम में क्या करते हैं, जितना उसने अप्लाई करा सार के साथ अलॉट भी कर देते, इसलिए दोनों नाम आता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा भैया, 10,000 शेयर, पर नहीं 9500 शेयर ही तो बिके,
भाई 10,000 इशू करे थे, इशू करने से क्या फर्क पड़ता है, जो खरीदेगा तभी उतने तो पैसा देगा। तो 9500 शेयर हमें बिके 10 रुपए वाले, तो हो गया 95,000। पहली एंट्री 95,000 से होगी। दूसरी एंट्री होगी, हम टेम्परेरी लायबिलिटी को खत्म कर देंगे, टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म कर देंगे और एक नई लायबिलिटी बनाएंगे शेयर कैपिटल के नाम से, और सारा का सारा वो शेयर कैपिटल में चले जाएगा। 95,000 एंड 95,000, ये हो गई पहली एंट्री खत्म। ये हो गई पार वाली एंट्री खत्म। सेम एंट्री प्रीमियम पे भी होगी, बस यहां पर फर्क क्या आ जाएगा, अमाउंट में। प्रीमियम की एंट्री में एक नई चीज ऐड हो जाती है कि हम सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं डालते, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी डालते हैं, क्योंकि हमारी इनकम होती है, पैसा लौटाना नहीं होता। तो बताइए सर कितना पैसा आया, 9500 रुपीज के शेयर हुए 15 रुपए के हिसाब से, तो 9500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया, 9500 मल्टीप्लाई बाय 15, यह आ गया 1,42,500। ये टेम्परेरी लायबिलिटी 1,42,500 की खत्म कर देंगे, और 95,000 तो आप डालोगे 10 रुपए के हिसाब से लाइव शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का अलग करोगे ना, और 5 रुपए का अलग कैसे करोगे, 9500 शेयर है और हर शेयर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लिया था, 47,500, तो 47,500 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे चला जाएगा। दिस इज द फाइनल एंट्री, और आपका एक जनरल एंट्री का बेस भी क्लियर हो गया। मैं हर एंट्री में आपको लॉजिक दूंगा, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये साथ के साथ लॉजिक लिखते रहना। हर एंट्री पे दूंगा लॉजिक, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो आगे भी अच्छा होगा। चलिए, तो आज की क्लास को यही पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से ही हम करेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और उस इंस्टॉलमेंट सिस्टम को फिर आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।